वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बीपीएससी टीचर 7th फेज के लिए। और यहाँ पर जो आज जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं पहला नंबर का क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट, बी 6 मिनट, सी 1.3 सेकेंड, डी 4 मिनट। आप लोग अगर जान रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट। लगभग 8 मिनट सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। ये सी नंबर में जो है 1.3 सेकेंड, ये चंद्रमा से जो रोशनी पृथ्वी पर आती है, चंद्रमा के पास आप लोग जानते हैं कि अपनी प्रकाश नहीं होती है, अपनी ऊष्मा नहीं होती है। तो सूर्य की परावर्तित किरण होती है जो कि पृथ्वी पर पहुंचती है। तो वो परावर्तित किरण, वो परावर्तित रोशनी जो है वो पृथ्वी पर चंद्रमा से जाती है, तो उसको आने में 1.3 सेकेंड टाइम लगता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में जो समय लग रहा है वो 8 मिनट लग रहा है, और चंद्रमा से जो पृथ्वी पर समय पहुँचने में लग रहा है वो लग रहा है 1.3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देख रहे हैं कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच कुछ खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यहाँ पर दो ग्रह का बात आ रहा है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। मान लिया जाए ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है, तो ये चक्कर लगा रहा है इसके बीच में चक्कर लगा रहा है, और ये ग्रह भी चक्कर लगा रहा है किसका? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इन मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पिंड है वो पिंड क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए उल्का पिंड, बी ऑप्शन नंबर ए उल्का, बी उल्का पिंड, सी क्षुद्र ग्रह, डी ग्रह। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी आसमान से पृथ्वी पर अत्यंत वेग से गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं वो कहलाते हैं। आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि रात में तारे की तरह लग रहा है कि टूटता हुआ तारा नीचे पृथ्वी पर आ रही है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए तारा, बी उल्का पिंड, सी उल्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्का पिंड। इसका सही आंसर हो जाएगा उल्का पिंड। और जो वो बच जाएंगे, अगर जल के ख़त्म हो जाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि जलते जलते कुछ भाग जो है बच जाता है और वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जो है दो ग्रह ऐसा है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए बुध एवं शुक्र, बी मंगल एवं बृहस्पति, सी शनि एवं नेपच्यून, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध एवं शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह की संख्या 0 है। यहाँ अगर बात करेंगे हम, तो पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गैनीमेड, बी सिरिस, सी चंद्रमा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैनीमेड या गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि सौर मंडल में सब उपग्रहों से बड़ा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम क्या है? गैनीमेड है। ये किस ग्रह का उपग्रह है? ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था। मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया उपग्रह है वो कौन सा था, जो कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, बी स्पुतनिक 1, सी इनसेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा स्पुतनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
स्पुतनिक जो है ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला प्रथम मानव निर्मित उपग्रह था, जिसे रूस ने स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? आप ग्लोब को देखे होंगे तो वहाँ पर जो रेखाएं हैं, एक रेखा तो ऐसे है और उसी में एक रेखा ऐसे है, खड़ा खड़ी है। ये वाला जो रेखा है ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है और ये वाला रेखा जो है ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है वो बताना है। और ये अक्षांश रेखा जो सभी रेखा क्या होता है आपस में समानांतर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 181 है। और अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी, मान लिया जाए ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये यहाँ से और यहाँ से इसकी बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो 181 है। अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है तो 111 किलोमीटर है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये खड़ा खड़ी जो है जिसे कि देशांतर रेखा कहा जाता है, तो देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है तो वो हो जाएगा 360। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए और इसको याद रखने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, भारत का मानक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? समय का जो निर्धारण होता है, सभी देश में जो समय का निर्धारण होता है वो किस आधार पर होता है? देशांतर रेखा के आधार पर होता है। तो भारत का जो देशांतर रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मानक देशांतर जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर गांव से होकर गुजरती है। यहाँ का जो देशांतर है वो मानक देशांतर जो है प्रमुख याम्योत्तर जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री देशांतर, बी 90 डिग्री देशांतर, सी 180 डिग्री देशांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और ये ग्रीनविच इंग्लैंड के से होकर गुजरती है और यहीं से पूरे संसार का, पूरे दुनिया का समय का निर्धारण होता है। तो इसके अनुसार अगर देखेंगे हम लोग तो अगर यहाँ पर 6 बजेगा, मान लिया जाए 6 बजे दिन हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर? ग्रीनविच में, तो भारत में कितना टाइम हो जाएगा? 11:30 हो जाएगा। मतलब भारत का समय जो है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, एक घूर्णन गति जो कि अपने अक्ष पर घूमती है, एक परिक्रमण गति जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर अपने अक्ष पर जो कह रही है ये कितने दिनों में पूरा करता है? दोस्तों आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट जरूर करें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, जिससे कि दिन और रात होता है। इसको क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। 24 घंटे में जो एक चक्कर लगाते हैं इसको घूर्णन गति कहते हैं, या फिर इसको दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। एक और परिक्रमण गति होता है जो कि 365 दिन में एक चक्कर लगाते हैं साल में, तो वो परिक्रमण गति कहलाता है। और परिक्रमण गति से क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति कहता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि परिक्रमण गति से क्या होता है? तो उसमें मौसम परिवर्तन होता है। और दैनिक गति के से घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 दिसंबर को, 21 जून को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी दिन को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ये क्वेश्चन, विषुव वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये विषुव कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है
लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक वर्ष लीप होता है, जिसमें कि लीप वर्ष में फरवरी का महीना जो होता है वो 29 दिन का हो जाता है। इस तरह से आप लोग आंसर कीजिए इसका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 366 दिन, क्योंकि 365 दिन प्रत्येक वर्ष में होता है, लेकिन जिस वर्ष में लीप वर्ष होता है तो उस दिन एक दिन बढ़ जाता है फरवरी महीना में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 366 दिन। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे पृथ्वी को विषुवत रेखा जो ये मान लिया जाए पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो है विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये इसके ऊपर में जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो स्थलीय गोलार्ध किससे कहा जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा है, बहुत सारा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में, बहुत सारे महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होती है, स्थलीय भाग उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर जलीय गोलार्ध अगर कहा जाएगा तो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जलीय गोलार्ध कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्लास जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप से होकर कर्क, मकर तथा विषुवत रेखा गुजरती है? तीनों रेखाएं वो कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर गुजरती है? ये कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप महाद्वीप, सी अफ्रीका महाद्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका महाद्वीप। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। एक चीज़ और बता दूं तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य महाद्वीप से ये महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए यूराल पर्वत, बी एंडीज पर्वत, सी यूरेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये दोनों जो है किसको अलग करता है? एशिया महाद्वीप को किससे अलग करता है? यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूराल पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए नील, बी अमेजन, सी राइन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। जो किस महाद्वीप में आता है? ये भी आता है अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी जो है किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। किस महाद्वीप में आती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत मतलब वाइट, सफ़ेद। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप हमेशा मोटी बर्फ़ के चादरों से ढकी होती है। मोटी बर्फ़ के चादरों से ढकी होने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या वाइट महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी अस्थायी निवास नहीं है, कोई लोग वहाँ पर अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसी महाद्वीप में हम लोग का देश जो है भारत एशिया महाद्वीप में ही है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है? ऑप्शन नंबर ए 8,846 मीटर, बी 8,850 मीटर, सी 8,848 मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8,850 मीटर। लेकिन इससे पहले अगर एनसीईआरटी को देखा जाए तो उसमें 8,848 था, और करंट अगर एनसीईआरटी को देखा जाए तो उसमें 8,850 है। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग विवेक से इसका आंसर देना है। अगर ऑप्शन 848 रहेगा 8,848 तो देना है, 8,850 रहेगा तो वो भी सही है। अगला क्वेश्चन है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री शोध केंद्र किस महाद्वीप में स्थित है?
पर इससे पहले जो हम लोग चर्चा किए कि अंटार्कटिका महाद्वीप में अस्थाई निवासी नहीं रहते हैं, वहाँ परमानेंट रूप से लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारे देश का वहाँ पर क्या है, शोध केंद्र है। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में शोध केंद्र है। तो वो शोध केंद्र जो है, भारत का भी वहाँ पर शोध केंद्र है। उस भारत के शोध केंद्र का क्या नाम है? एक है मैत्री और दूसरा जो है वो दक्षिण गंगोत्री है, जो कि भारत का शोध केंद्र है। ये कहाँ पर स्थित है? ये है अंटार्कटिका में स्थित है। दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, मैं आशा करता हूँ। और जितना भी मैं क्लास ले रहा हूँ ये एकदम सिलेबस के अनुसार, और सारा क्वेश्चन जो है, मुझे नहीं लगता है कि आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बीपीएससी टीचर्स एग्ज़ाम में छूटेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं अगले दिन एक नया टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।